सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डेजा वू के बारे में। ये कहानी है डगलस कार्लिन की, जिसे सब डग कह के बुलाते हैं। और डग एक ATF एजेंट है और जल्दी ही डग को पता लगता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं। और जब डग उस केस की छानबीन करना शुरू करता है तब उसे कुछ ऐसी बातें पता लगती हैं जिसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने न्यू ऑर्लिन्स का दृश्य आता है और यहीं पर हम एक फेरी को देखते हैं जिसमें अभी बहुत सारे US नेवी वाले आकर के बैठते हैं और ये सारे लोग अपने परिवार के साथ होते हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल होती हैं। और अब देखते ही देखते ये फेरी न्यू ऑर्लिन्स से बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही ये लोग थोड़ी दूरी पे जाते हैं ये पूरी की पूरी फेरी ब्लास्ट हो जाती है और पानी के अंदर डूब जाती है। और इसमें जितने भी लोग सवार होते हैं सबकी मौत हो जाती है और यहाँ पे कुल 543 लोगों की मौत होती है। और उसके साथ साथ इस फेरी में जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। और यहाँ पे चारों तरफ त्राहिमाम मच जाता है क्योंकि जितने भी लोगों की मौत हुई है उनके सारे रिश्तेदार यहाँ पे चले आते हैं और सारे लोग शोक मनाने लगते हैं और हर जगह मातम का साया होता है। और अब धीरे धीरे करके यहाँ पे पुलिस वाले भी चले आते हैं और वो समंदर में घूमने लगते हैं ताकि जिंदा लोगों को वो बचा सके, लेकिन इनके हाथ कोई भी जिंदा आदमी नहीं लगता। तभी हम यहाँ पे डग को देखते हैं और अब डग भी यहाँ पे छानबीन कर रहा होता है और उसे बहुत सारी डेड बॉडीज नजर आती है और वो चारों तरफ तहकीकात करने लगता है और वो समंदर के बीचों बीच घूमने लगता है। लेकिन वो जैसे ही समंदर के किनारे जाता है उसे यहाँ पे एक वायर नजर आता है जो प्लास्टिक से चिपका हुआ है। और इस चीज को देखने के बाद अब डग को शक होने लगता है कि इस फेरी में शायद बॉम्ब था, क्योंकि ऐसे वायर्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बॉम्ब्स के लिए किया जाता है। इसीलिए वो पहुंचता है यहाँ के पुल के पास। लेकिन जब वो पुल के अंदर होता है तभी यहाँ पे एक FBI एजेंट आता है जिसका नाम है एजेंट पॉल। और पॉल यहाँ पे लैरी नाम के आदमी को ढूंढ रहा होता है। तब डग उसे बताता है कि वो मेरा पार्टनर है, लेकिन वो अभी छुट्टी पे गया हुआ है, इसीलिए उसकी जगह पे मैं काम कर रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो पुल के नीचे के हिस्से को छूने लगता है और उसे वहाँ पे एक ऑयल मिलता है। और इस चीज को देखने के बाद अब डग सारी चीजें पॉल को समझाने लगता है कि ऐसा ऑयल्स का इस्तेमाल कब किया जाता है। और इन दोनों की बातों से ये पुष्टि हो जाती है कि जरूर यहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और किसी ने जानबूझ के उस पूरी फेरी को ब्लास्ट किया है। और पॉल डग की इन सारी थ्योरीज से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तभी पॉल पहुंचता है ATF के ऑफिस और वहाँ के लोगों को भी ये सारी चीजें दिखा देता है कि उस फेरी पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। और यहीं पे डग को ये बात भी पता लगती है कि एक लड़की ने यहाँ पे कॉल किया था और वो डग के बारे में पूछ रही थी। और इन सारी बातों को सुनने के बाद डग एक बार फिर से पहुंचता है उस फेरी के पास और सारी की सारी डेड बॉडीज को देखने लगता है। तभी डग के पास उसके साथी का कॉल आता है और वो बताता है कि हमें क्लेयर नाम की एक लड़की की लाश मिली है और वो भी समंदर के किनारे, और उसका आधा शरीर जला हुआ है और ऐसा लगता है कि वो भी उस जहाज में थी। तब डग पूछता है कि उस लड़की की मृत्यु कब हुई है। तब उसका साथी बताता है कि 10:42 पे। और इस बात को सुनते ही डग कहता है कि 11:42 पे। तब वो आदमी कहता है कि नहीं, 10:42 पे। और इस बात को सुनने के बाद अब डग चौंक जाता है कि इस लड़की की मौत उस फेरी के ब्लास्ट से पहले हुई है, तब भी इसका आधा शरीर जला हुआ कैसे है और इसकी लाश भी समंदर के किनारे मिली है। इसीलिए अब डग उस जगह पे पहुंचता है जहां उस लड़की का पोस्टमार्टम हो रहा होता है। इसीलिए अब वो उसे देखने लगता है और जल्दी ही डग क्लेयर के चेहरे पे कुछ निशान देखता है और उसे पता लगता है कि किसी ने इसके मुंह पे टेप बांध करके रखा था ताकि ये चिल्ला ना सके। तभी डग को फिर से उसके साथी का कॉल आता है और उसका साथी बताता है कि सुबह में ही इस लड़की की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई गई थी और इसकी रिपोर्ट लिखाई थी उसके पिता ने। और अब यहाँ पे डग को कुछ कुछ बातें समझ में आने लगती है कि किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है और जानबूझ के इसे मार के फेंक दिया है ताकि सबको लगने लगे कि इस लड़की की मौत भी फेरी में हुई है। और जिस आदमी ने भी इसे फेंका है उसे पहले से पता था कि फेरी में ब्लास्ट होने वाला है। इसलिए अब डग पहुंचता है क्लेयर के पिता के पास और अब वो क्लेयर के बारे में सारी चीजें पूछने लगता है। तब क्लेयर के पिता भी यहाँ पे डग को क्लेयर के घर की चाबी देते हैं। इसीलिए डग पहुंचता है उसके घर पे और डग को यहाँ पे बहुत सारे खून के धब्बे नजर आते हैं। और उसके साथ साथ डग यहाँ पे एक आदमी की शर्ट भी देखता है जिसपे खून लगा होता है। तभी डग की नजर पड़ती है क्लेयर के फ्रिज पे और वो देखता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन सेव हर। तभी डग यहाँ के फोन कॉल्स को सुनने लगता है और यहाँ पे डग को पता लगता है कि क्लेयर ने इसके ऑफिस में कॉल किया था और क्लेयर डग को ढूंढ रही थी। इसीलिए अब डग चौंक जाता है और वो समझ नहीं पाता है कि आखिर क्या चल रहा है। तभी उसे यहाँ पे पता लगता है कि क्लेयर की गाड़ी भी गायब थी। इसीलिए अब डग पहुंचता है FBI वालों के पास और उन्हें पूरी बात बताता है कि इन्हें आज सुबह एक और लाश मिली और वो लाश थी एक लड़की की और उस लड़की को ब्लास्ट से 2 घंटे पहले मार दिया गया था। लेकिन जिस आदमी ने भी उसे मारा उसने ले आकर के उसे नदी में फेंक दिया ताकि सबको लगे कि ये लड़की भी ब्लास्ट में मरी है। और वो आदमी पहले से जानता था कि फेरी पे ब्लास्ट होने वाला है। इसीलिए अगर हम इस केस को सोल्व कर ले तब हम उस आदमी को भी पकड़ पाएंगे। तब ये लोग कहते हैं कि आखिर उस आदमी ने इस लड़की को ही क्यों मारा। तब डग बताता है क्योंकि उसको इसकी गाड़ी चाहिए थी और शायद वो बॉम्ब को इसी के गाड़ी में डाल करके लेकर के गया था फेरी पे। और इतना कहने के बाद वो बाहर अपने पार्टनर की गाड़ी देखता है। तब वो कहता है कि क्या लैरी भी यहाँ पे है। तब ये लोग बताते हैं कि नहीं, ये गाड़ी उन्हें पार्किंग में मिली और ये पार्किंग उस फेरी की थी, यानी कि लैरी की भी मौत हो चुकी है।
और अब इस बात को सुनने के बाद डग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी पॉल बात करता है अपने सीनियर से और कहता है कि डग बहुत ही शानदार एजेंट है और उसने अब तक बहुत ही उम्दा काम किया है, इसलिए मुझे लगता है कि उसे इस केस में शामिल कर लेना चाहिए और वो FBI के साथ काम करे। और अब इसका सीनियर भी मान जाता है, इसीलिए पॉल जाकर के डग से बात करता है और कहता है कि हम लोग चाहते हैं कि तुम इस केस में हमारे साथ काम करो, क्योंकि तुम यहाँ के लोकल हो और हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो एक बार में चीजों को देख करके समझ जाए कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। और मुझे लगता है कि तुम इस काम में माहिर हो और तुम्हें हम लोगों के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि तभी तुम लैरी का कातिल का पता लगा पाओगे। और डग भी इनके साथ काम करने के लिए मान जाता है। तब पॉल उसे लेकर के जाता है खुफिया जगह पे और यहाँ पे इनके पास एक शानदार डिवाइस होती है जिससे हर जगह की फुटेज देख रहे होते हैं और वो लोग फुटेज को 360 डिग्री में घुमा सकते हैं और आवाज भी सुन सकते हैं। और इस डिवाइस को देखने के बाद अब डग चौंक जाता है और कहता है कि ये क्या डिवाइस है, आखिर तुम किसी भी वीडियो को ऐसे कैसे घुमा सकते हो। तब ये लोग बताते हैं कि ये डिवाइस बहुत ही अनोखी है, लेकिन इसकी डिमेरिट यही है कि हम इसमें सिर्फ 4 दिन और 6 घंटे पहले का क्लिप देख सकते हैं। ना हम उससे पहले की कोई चीज देख सकते हैं और ना ही हम उससे बाद की कोई चीज देख सकते हैं। और ये वीडियो समय की तरह आगे बढ़ती जाती है और हम इस वीडियो में पीछे भी नहीं जा सकते, इसीलिए हम किसी भी चीज को बस एक बार देख सकते हैं। इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है कि तुम एक बार में चीजों को देखो और हमें बताओ कि क्या चल रहा है। और इतना कहने के बाद वो डग से पूछते हैं कि हमें कहाँ का दृश्य देखना चाहिए। तब डग कहता है कि क्लेयर के घर का दृश्य दिखाओ। और अब हम लोग देखते हैं क्लेयर को और हमें पता लगता है कि क्लेयर अपनी गाड़ी बेचने की कोशिश कर रही थी और उसकी एक दोस्त उसके लिए डेट भी फिक्स कर रही थी। और अब बात करते करते क्लेयर नहाने चली जाती है, लेकिन वो जैसे ही बाथरूम से बाहर आती है उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है, इसलिए वो पूछने लगती है। और इस चीज को देखने के बाद डग सबसे पूछता है कि क्या वो हमें देख सकती है, और ये सारे लोग कहते हैं कि नहीं। और ये लोग ऐसे ही क्लेयर को देखते रहते हैं। और अब अगले दिन डग जाता है क्लेयर के फ्यूनरल में, क्योंकि डग उसकी तरफ आकर्षित हो चुका है। और वहां से आने के बाद जब ये लोग क्लिप देखते हैं तब क्लेयर एक क्लब में होती है और उसके फोन पे एक आदमी का कॉल आता है जो उसकी गाड़ी को खरीदना चाहता है। और जब क्लेयर उससे बात कर रही होती है तब डग समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने ब्लास्ट किया था, इसीलिए वो पता लगाने के लिए कहता है कि ये आदमी कहाँ से कॉल कर रहा है। और जब ये लोग पता लगाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि ये आदमी पीसीओ से कॉल कर रहा है और जल्दी इन्हें पीसीओ का लोकेशन भी मिल जाता है। तब ये लोग आसपास के कैमरे को ट्रेस करने लगते हैं और इन्हें पास में एक एटीएम का कैमरा मिलता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग उस आदमी की शक्ल नहीं देख पाते, लेकिन यहाँ पे उसका बैग नजर आता है। तब डग कहता है कि इस बैग को स्कैन करो और जितने भी लोग उस फेरी पे गए थे उनके बैग से मैच करवाओ कि क्या वहाँ पे ऐसा कोई बैग था। और जब ये लोग मैच करवाते हैं तब इन्हें पता लग जाता है कि ऐसा बैग था, इसीलिए इस बात की पुष्टि हो जाती है कि इसी आदमी ने ब्लास्ट किया है। लेकिन अभी ये लोग उस आदमी की शक्ल नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी से 7 घंटे के बाद ये लोग उस जगह को देख पाएंगे, क्योंकि ये लोग सिर्फ 4 दिन और 6 घंटे पहले की चीजें देख सकते हैं। इसीलिए अब सारे लोग 7 घंटे बीतने का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन अब डग को इन पे शक हो रहा है, इसलिए डग के हाथ में यहाँ पे एक लेजर लाइट है। और अगली बार जब ये लोग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं और जब ये लोग क्लेयर को देख रहे होते हैं तभी स्क्रीन पर डग उस लेजर लाइट को चलाता है और क्लेयर इसी लेजर लाइट की तरफ देखती है। तभी सारा का सारा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है। और इस चीज को देखने के बाद अब डग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोग तब से मुझसे झूठ बोल रहे थे और तुम लोगों ने कहा कि वो हमें नहीं देख सकती और ये पहले की रिकॉर्डिंग है बस। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ लेजर लाइट मारा तब उसने उस पर रिएक्ट किया, इसीलिए मुझे अभी के अभी पूरी सच्चाई बताओ। तब ये लोग सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि ये कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं है और ये वीडियो नहीं चल रही, बल्कि ये डिवाइस समय के पीछे को दिखाती है। और इतना कहने के बाद ये लोग बताते हैं कि टाइम का एक ब्रिज होता है और एक समय आगे जाता है और एक समय ब्रिज के उस पार होता है जो पीछे बीत चुका है, लेकिन उसके बीच में एक ब्रिज है और उसी ब्रिज को एक्सेस करती है ये डिवाइस, इसीलिए हम पास्ट में देख पाते हैं। तब इस बात को सुनने के बाद डग कहता है कि मेरे सिर्फ एक सवाल का और जवाब दो कि क्या वो लड़की अभी तक जिंदा है। और ये लोग कहते हैं कि हाँ, उस टाइम लाइन में वो जिंदा है। और इस बात को सुनते ही डग कहता है कि क्या तुम लोग मुझे वहाँ पे भेज सकते हो। तब ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमने पहले इसकी कोशिश की थी, लेकिन जो भी समय में पीछे जाता है उसकी धड़कन रुक जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और हमने बहुत सारे जीव को भेजने की कोशिश की थी, लेकिन सब कुछ नाकाम रहा। तब डग कहता है कि क्या तुम लोग कोई नोट भेज सकते हो। और ये लोग कहते हैं कि हाँ, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमें उस नोट्स को कहाँ भेजना है। तब ये बताता है कि तुम लोग मुझे भेजो। और इतना कहने के बाद वो एक जगह बताता है और कहता है कि इस समय मैं वहाँ पे था। और अब ये लोग पेपर पे सारी बातें लिखते हैं कि डग को कहाँ पे जाना है ताकि वो इस ब्लास्ट को रोक सके। लेकिन जब तक ये लोग उस नोट्स को भेजते हैं तब तक डग वहाँ से निकल जाता है। तभी ये नोट्स वहाँ पे पहुँचता है और ये नोट मिल जाता है डग के पार्टनर को, यानी लैरी को। और अब लैरी निकल जाता है फेरी की तरफ इस नोट को देखने के बाद, क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पे कोई खतरा है। और अब लैरी जाने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसने ब्लास्ट किया है और अब ये लोग उसकी शक्ल भी देख पाते हैं और ये लोग उसे सिस्टम में मैच करवाने लगते हैं। तभी लैरी पहुंच जाता है उस आदमी के पास और उस पर बंदूक तान देता है और उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी अब लैरी को गोली मार देता है। उसके बाद उसकी लाश उठाता है और अपनी गाड़ी में रख करके लेकर के जाने लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे इनका सिग्नल टूटने लगता है, क्योंकि इस डिवाइस से ये लोग सिर्फ लिमिटेड जगहों को देख सकते हैं और जहाँ पे अभी वो
आदमी जा रहा है वो इनके रेंज से बाहर है। इसीलिए ये लोग डक को कहते हैं कि यहाँ से आगे देखने के लिए हमें अपने डिवाइस को उधर भेजना पड़ेगा। तब डक कहता है कि वो डिवाइस मुझे दो। फिर वो डिवाइस को गाड़ी में रखता है और उस लोकेशन की तरफ जाने लगता है जहाँ पे वो लैरी को लेकर के जा रहा है। इसीलिए लोग फिर से नेटवर्क में चले आते हैं और ये लोग सब कुछ देख पाते हैं और डग ने अपने सर पे भी इस मशीन को लगा रखा है। इसीलिए वो 4 दिन और 6 घंटे पहले का भी विजुअल देख पा रहा होता है और उसके साथ साथ वो अभी भी अपने सामने देख पा रहा होता है। और इसी तरीके से वो पहुंचता है एक वीरान जगह पे जहाँ पे वो आदमी गया हुआ था। तभी वो आदमी लैरी को अपनी गाड़ी से बाहर निकालता है और उसके ऊपर तेल छिड़कने लगता है। तब वो देखता है कि लैरी अभी भी जिंदा है। फिर वो उसे गोली मारता है और वहीं पे जला देता है और सारे लोग इन चीजों को देख रहे होते हैं। और अब ये सब लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि इन लोगों ने पास्ट में एक नोट्स को भेजा और उसके बाद भी लैरी की मौत हुई, लेकिन इस बार लैरी की मौत दूसरे तरीके से हुई। इसीलिए इन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं बदला। लेकिन अब इन लोगों के सिस्टम में उस आदमी का चेहरा मैच हो जाता है और इन्हें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है कैरोल। और अब जल्दी इन्हें कैरोल का एड्रेस भी पता लग जाता है। इसीलिए सारे पुलिस वाले जाते हैं कैरोल को पकड़ने के लिए और जल्दी ये लोग कैरोल को पकड़ भी लेते हैं। तब डक जाकर के उससे बात करता है और यहाँ पर इन्हें पता लगता है कि आदमी एक साइको है। ये बहुत दिनों से सेना में भर्ती होने की कोशिश कर रहा था और इसने हर जगह अप्लाई किया, चाहे वो नेवी हो या फिर मरीन्स, लेकिन हर जगह से इसे रिजेक्ट कर दिया गया। और डक पूछता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हें क्यों रिजेक्ट किया गया है? तब वो कहता है कि हाँ, क्योंकि अब उन्हें देशभक्त नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ डरपोक लोग चाहिए और इसीलिए इस आदमी ने इतने सारे नेवी ऑफिसर को मारा। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद डग यहाँ से निकल जाता है। तभी उसके पास आता है FBI का ऑफिसर और वो कहता है कि हम इस केस को बंद कर रहे हैं, इसीलिए अब तुम भी फ्री हो। तब डग कहता है कि नहीं, अभी भी ये केस पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमने उस ब्लास्ट को नहीं रोका है। तब वो आदमी कहता है कि हम इस ब्लास्ट को कभी भी नहीं रोक पाएंगे, हमें उस आदमी को पकड़ना था जिसने ये ब्लास्ट किया है और हमने उसे पकड़ लिया और अब यहीं पे बात खत्म होती है। लेकिन अब डग यहाँ पे क्लेयर को कैसे भी बचाना चाहता है, इसीलिए वो कॉल करता है डैनी को जो उस मशीन को ऑपरेट करता है और उसे कहता है कि मैं वापस जाना चाहता हूँ टाइम में। तब डैनी उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये चीज जान से खेलने के बराबर है। लेकिन डैनी कहता है कि मुझे कैसे भी जाना है क्योंकि अगर मैं सफल हो गया तब मैं 543 लोगों की जान बचा पाऊंगा। और तब ये लोग निश्चय करते हैं कि ये लोग इसे सीधा भेजेंगे ऑपरेशन थिएटर में और तब कहीं वहाँ पे डॉक्टर्स उसे रिवाइव कर पाएंगे और उसके हार्ट बीट को फिर से वापस ला पाएंगे। अब डैनी ऐसा ही करता है, वो डग को सीधा भेजता है ऑपरेशन थिएटर में और जैसे ही डॉक्टर्स उसे देखते हैं वो उसके हार्ट बीट को फिर से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं और वो देखते हैं कि इसके छाती पर भी यही लिखा है। और अब देखते ही देखते वो लोग डग को बचा लेते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही डग को होश आता है वो चुपके से इस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसके पास बहुत ही कम वक्त है और इसी वक्त में उसे क्लेयर को बचाना है और उसके साथ साथ उस ब्लास्ट को भी होने से। और अभी डग को पता है कि क्लेयर जल्दी ही मरने वाली है और कैरोल उसे मार देगा, लेकिन डग को वो एग्जैक्ट लोकेशन पता है, इसीलिए वो एम्बुलेंस लेकर के उस जगह पे जाने लगता है। और अब कैरोल यहाँ पे क्लेयर को मारने ही वाला होता है, तभी वो एम्बुलेंस को देख लेता है, इसीलिए वो एम्बुलेंस पे गोली चलाने लगता है और डग यहाँ पे आ जाता है। तभी कैरोल यहाँ से बाहर निकलता है और यहाँ के ऑयल टैंक्स पे गोलियां चलाने लगता है ताकि यहाँ पे आग लग जाए और ये दोनों मर जाए। लेकिन अब डग क्लेयर को लेकर के बाहर निकल जाता है, तब तक ये पूरा का पूरा जगह ब्लास्ट हो जाता है और कैरोल भी यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब क्लेयर को लगता है कि डग वही आदमी है जो उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तब डग उसे समझाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और मैं एक ATF एजेंट हूँ, इसलिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद वो क्लेयर को घर लेकर के जाने लगता है। तब क्लेयर उससे पूछती है कि वो आदमी कौन है। तब वो बताता है कि वो एक आतंकवादी है और वो आज यहाँ के फेरी पे बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला है 10:50 पे, इसीलिए अब मैं तुम्हें घर छोड़ूंगा और उसके बाद मैं फेरी पे चला जाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो जाता है क्लेयर के घर पे और वो फ्रिज पे लिख देता है कि यू कैन सेव हर, जैसा कि हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। और इतना कहने के बाद वो अपने शर्ट को फेंक देता है क्योंकि डग को भी यहाँ पे गोली लगी हुई है और वो घायल हो चुका है और अब वो अपने आप को साफ करने लगता है। तभी क्लेयर उस पर बंदूक तान देती है और कहती है कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हें हर चीज पता है और तुम्हें मेरे घर के बारे में भी पता है कि मेरे घर पे कौन चीज कहाँ पे है और मुझे लगता है कि तुमने ही मुझे किडनैप किया था। तब डग कहता है कि नहीं, तुम्हें जिसने किडनैप किया था तुमने उसके चेहरे पे एक घाव दिया है और क्या तुम्हें मेरे चेहरे पे कोई भी घाव नजर आता है? मैं एक ATF एजेंट हूँ और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तब तुम मेरे ऑफिस में कॉल कर सकती हो। इसलिए अब क्लेयर कॉल करती है ATF के ऑफिस में और वो डग के बारे में पूछती है। तब वो लोग कहते हैं कि डग बाहर गया हुआ है। तब वो डग का हुलिया पूछने लगती है और ये लोग हूबहू हुलिया बताते हैं जैसा डग है। इसीलिए अब क्लेयर कंफ्यूज होने लगती है और कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और तुम सारी चीजें कैसे जानते हो। तभी यहाँ पे फोन बजता है और डग ये भी बता पाता है कि वो लड़की फोन पे क्या कहने वाली है। और इतना कहने के बाद डग कहता है कि अगर मैं तुम्हें सारी चीजें बता भी दूं फिर भी तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं होगा। लेकिन क्लेयर कहती है कि मैं कोशिश करूंगी। इसीलिए अब डग यहाँ पे क्लेयर को सारी चीजें बताने लगता है और इन सारी चीजों को सुनने के बाद क्लेयर भौचक्का रह जाती है और अब डग यहाँ से जाने लगता है। तभी डग यहाँ की सारी चीजों को देखता है और उसे महसूस होता है कि उसने कुछ भी नहीं बदला है और उसने ही फ्रिज पर आकर के लिखा था कि यू कैन सेव हर। और शुरू में उसने एक शर्ट देखी थी और उसने ही वो शर्ट यहाँ पे फेंकी है और जितने भी यहाँ पे खून के धब्बे हैं वो सारे डग के हैं। इसलिए डग कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं बदला है और तुमने वही कपड़े पहने हैं जिनमें तुम मरी थी, इसीलिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए क्योंकि अब मैं कोई रिस्क
रिस्क नहीं ले सकता। और इतना कहने के बाद वो क्लेयर को भी लेकर के फेरी की तरफ जाने लगता है। तभी हम सारे नेवी ऑफिसर्स को देखते हैं जो फेरी में बैठ रहे होते हैं अपने पूरे परिवार के साथ। तब तक डग भी यहाँ पे आ जाता है क्लेयर के साथ और वो क्लेयर को कहता है कि थोड़ी देर के बाद तुम यहाँ के गार्ड्स के पास जाना और उन्हें बता देना कि यहाँ पे बॉम्ब है और अब मैं जा रहा हूँ तुम्हारी गाड़ी के पास, क्योंकि उसने उसी में बॉम्ब लगाया है। और इतना कहने के बाद वो क्लेयर को किस करता है और गाड़ी की तरफ जाने लगता है। तभी हम कैरोल को देखते हैं और वो यहाँ पे इनकी गाड़ी को देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये लोग यहाँ पर भी आ चुके हैं, इसीलिए वो भी फेरी के अंदर जाने लगता है। तभी डग जाता है उसकी गाड़ी के पास और वो गाड़ी के अंदर घुसने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे कैरोल आ जाता है और वो सारे गार्ड्स पे गोलियां चलाने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद अब क्लेयर भी यहाँ पे चली आती है डग को बचाने के लिए। तब कैरोल उसे पकड़ लेता है और वो उसके मुंह पे टेप लगाता है और उसे गाड़ी के अंदर बैठा देता है जिसमें बॉम्ब है। और तब वो डग को बाहर आने के लिए कहता है। तब डग बाहर भी आ जाता है, लेकिन वो क्लेयर को इशारा करता है कि वो गाड़ी चलाए और गाड़ी को चढ़ा दे कैरोल के ऊपर। और क्लेयर ऐसा ही करती है और वो कैरोल के ऊपर गाड़ी चढ़ा देती है और उसकी यहीं पे मौत हो जाती है। तब डग भी जाकर के गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। तब तक यहाँ पे चारों तरफ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो इन्हें गाड़ी से बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन अब डग जानता है कि इनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तब वो कहता है कि अगर हम गाड़ी से बाहर गए तब ये लोग हमें पकड़ लेंगे और ये पूरी जगह ब्लास्ट हो जाएगी और 543 लोग मारे जाएंगे, इसीलिए हमें इस गाड़ी को इस जहाज से दूर लेकर के जाना है। इसीलिए लोग गाड़ी लेकर के पानी के नीचे कूद जाते हैं और गाड़ी पानी के नीचे डूबने लगती है और ये फेरी आगे जाने लगती है। तभी डग इस गाड़ी का कांच तोड़ता है और क्लेयर उस कांच से बाहर निकल जाती है, लेकिन उसी समय ये गाड़ी पलट जाती है और डग अंदर ही फंस जाता है। तब तक क्लेयर बाहर निकल जाती है और समय पूरा हो जाता है, इसीलिए इस गाड़ी में बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उसी में डग की मौत हो जाती है। लेकिन अब सारे लोग जिंदा बच चुके हैं, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब क्लेयर बहुत ही ज्यादा दुखी है क्योंकि आज उसने डग को खो दिया, इसीलिए वो रो रही होती है। तभी से एक पुलिस वाला बताता है कि अभी एक पुलिस वाला यहाँ पे आएगा और वो आपकी स्टेटमेंट लेगा। तभी क्लेयर अपने सामने डग को देखती है और वो डग को देख करके चौंक जाती है, लेकिन इस डग को कुछ भी नहीं पता है कि उसने पास्ट में क्या किया है, क्योंकि ये दूसरे टाइमलाइन वाला डग है। इसलिए वो क्लेयर को लेकर के जाने लगता है उसकी स्टेटमेंट लेने के लिए। तब क्लेयर कहती है कि अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जिस पर तुम्हें विश्वास ना हो तब तुम क्या करोगे। तब डग कहता है कि मैं समझने की कोशिश करूंगा। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों मिल चुके हैं। और क्लेयर कहती है कि हाँ। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।